हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 60% चांसेस होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। ठीक है ना, कि जब कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 60% चांसेस है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के, और 40% चांसेस जो होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग वाले पार्ट से क्वेश्चन आने के। ठीक है ना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हम बेसिकली ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में सभी जानते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं पर उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में से कोई एक तो कम से कम डिफरेंट होती है, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपन आइसोमेरिज्म, और देखें अपने कोर्स में क्या क्या है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में अपने पास है दो टाइप के, एक तो है अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और ये आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम तो आपने ऑर्गेनिक के अंदर भी सुना होगा, जिसके अंदर एक अपन पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक पढ़ते हैं अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन यहां पे चार आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। एक का नाम है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक अपन पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसको सोलवेट भी बोलते हैं। थर्ड अपन पढ़ेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये चार ये और दो ये आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखें बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक खास बात है, क्या? हैविंग डिफरेंट नेम। उनके नाम हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, बाकी बेसिक डेफिनेशन तो कॉमन है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हो गया? आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर उनके अंदर अगर अपन डिफरेंट चीज जो देखेंगे वो उनके नाम हमेशा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है समझने की कोशिश करें। मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं, MLXA। डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं, पहले समझिए एग्जांपल क्या है। MLX-1AL, ये दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर्स हैं। अब आप पढ़ने की कोशिश करें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहां पे जब इसको पानी में डालेंगे तो MLX प्लस Na-N अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पे देखें तो अपन को मिलेगा पानी के अंदर MLX-1A और प्लस M और L-M। ठीक है, तो ये पानी में डालने पे हमें अलग अलग टाइप के आयन मिल रहे हैं। A अलग है, L अलग है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, दोनों के अंदर एक चीज क्या कॉमन हुई कि पहले A काउंटर आयन था, अब L काउंटर आयन है। पहले L लाइगेंड था, अब A लाइगेंड है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम फॉर्मूला but furnishes different counter ions in aqueous medium are ionization isomers ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे? वो आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अपन इसी में देखने की कोशिश करें तो देखें Cr.5NH3.SO4.Cl। इस कंपाउंड के दो पॉसिबल फॉर्मूले हैं। क्या इस फॉर्मूले के दो पॉसिबल कंपाउंड्स है? CrNH3 और Cl। फिर CrNH3 Cl SO4।
ये दो पॉसिबल इनके फॉर्मूले हैं। अगर मैं बात करूं पानी के अंदर तो ये देता है Cl माइनस और ये देता है क्या SO4 2 माइनस, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, इसको मैंने लिखा A, इसको लिखा B, तो A और B को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बेसिस पे, एक तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है ना। दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फर्स्ट कंडक्टिविटी मेजरमेंट। कैसे देखेंगे, 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ऊपर वाले के कंपैरिजन में, जितना ज्यादा चार्ज होता है कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। नेक्स्ट एक और तरीका इसको डिस्टिंग्विश करने का, वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, Cl माइनस तो BaCl2 के साथ में कोई टेस्ट नहीं देगा, पर ये AgNO3 के साथ में वाइट पीपीटी दे देगा। अगर मैं SO4 2 नेगेटिव के लिए बात करूं तो ये BaCl2 के साथ में BaSO4 का वाइट पीपीटी देगा, यहां पे AgCl का वाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है ना। पर अगर मैं AgNO3 ले लूं तो AgNO3 के साथ में कोई पीपीटी नहीं देगा। तो क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ लिया जा सकता है, क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है A और B इस फॉर्मूले के दो कंपाउंड है जो कि क्या कर रहे हैं, यहां पे Cl माइनस के साथ A टेस्ट दे रहा है, B नहीं दे, Cl माइनस के साथ A टेस्ट दे रहा है, B नहीं दे रहा है, और जो क्या बोलते हैं Cl माइनस के साथ मतलब AgNO3 के साथ में वो टेस्ट दे रहा है और BaCl2 के साथ में टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। B जो है वो BaCl2 के साथ टेस्ट दे रहा है, AgNO3 के साथ में टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इस बेसिस पे भी इनको क्या कर सकते हैं, अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके अलावा कंडक्टिविटी मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में बोला कि भाई A की कंडक्टिविटी B से कम है, तो अपन को क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स लिखना है, कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद में देखना है कि किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है किसकी कंडक्टिविटी कम है, उसके बेसिस पे अपन उनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में एक और आइसोमेरिज्म आता है अपना इसी फॉर्मेट में, सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। वही सबसे पहले मैं एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल लिख के डेफिनेशन आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। देखें यहां पे M.6H2O.Cl2 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, Cl2 की। तो इसके पॉसिबल फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं, MH2O6Cl2, और क्या हो सकता है MH2O5Cl और क्या पॉसिबल है MH2O4Cl2.2H2O, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करें, यहां पे +2 यहां पे -1, 2 पे -2, यहां पे +1 यहां पे -1 और H2O, यहां पे 0 और साथ में क्या है H2O। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इस वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट वाटर, और हाइड्रेट वाटर जो है वो जब अपना केटायन और एनायन बनता है तो इनके बीच में वॉइड्स होते हैं, और इन वॉइड्स में घुसता है क्या, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या घुसता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल इधर इस तरीके से एग्जिस्ट कराने के लिए इस वाटर को क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रेट वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेटेड वाटर, ठीक है ना। ये हाइड्रेटेड वाटर जो है ये एग्जिस्ट कराने के लिए वॉइड्स के अंदर एंटर होना जरूरी है, और वॉइड्स के अंदर एंटर होने के लिए केटायन एनायन का होना जरूरी है, और केटायन एनायन का होना जरूरी है। इस वजह से यहां पे चार्ज कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इन दोनों पे, मैंने कहा ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं इन दोनों पे, ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। डेफिनेशन क्या बनाएंगे, देखो डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। यहां पे 6 वाटर थे, यहां 5 वाटर है और बाहर 1 वाटर है। तो क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, complexes having same molecular formula but different number of
water molecules, different number of water molecules coordinated with central metal ion। अलग अलग, यहाँ कितने अच्छे हैं, यहाँ पे कितने 5 है। इस तरीके से अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इसी से रिलेटेड अपन ने लिया Cr.6H2O.Cl3। इसके पहले तो पॉसिबल कंपाउंड बनाते हैं। पॉसिबल कंपाउंड अपने पास क्या क्या बनेंगे इसके, Cr लिया, H2O होल 6 लिया और Cl3 लिया, ठीक है। फिर Cr लिया, H2O होल 5, Cl2.H2O लिया। फिर उसके बाद में Cr H2O होल 4, Cl2, Cl.2H2O लिया। फिर एक और ले लिया अपन ने Cr H2O होल थ्राइस, Cl3.3H2O ले लिया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें, इस वाले को तो अपन कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 ये तीनों क्या है, एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है, ठीक है ना। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के तरीके समझते हैं। पहले इनको नाम दे देते हैं अपन A, B और C, ठीक है। अब देखो A जो है पानी के अंदर कितने आयन देगा, नंबर ऑफ आयंस की बात करें सबसे पहले, देखें नंबर ऑफ आयंस। A जो है वो देगा 1 और 3 4, यहां पे ये 1 और 2 टोटल कितने, B देगा कितने 3, यहां पे कितने मिलेंगे 2, तो C कितने आयन देगा 2, ठीक। तो इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लिख देता हूं मैं, दे कैन बी डिस्टिंग्विश बाय फर्स्ट कंडक्टिविटी, मेजरमेंट। किससे देखेंगे, कंडक्टिविटी मेजरमेंट से। सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि कितनी क्वांटिटी है जब मैं रिएक्शन विथ AgNO3 एक्सेस की बात करूंगा, ठीक है। तो A देगा 3 मोल AgCl के, B देगा 2 मोल AgCl के और C देगा 1 मोल AgCl का। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भी अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरा बाय वेट लॉस मेजरमेंट, by wet loss measurement on reaction with concentrated H2SO4। तो concentrated H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये पानी खींच लेता है, क्योंकि उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और चला जाता है H2SO4.NH2O के अंदर। इस तरीके से दूसरे से वाटर खींच लेता है। यहां पे हम रिएक्शन इस तरीके से कराते हैं, H2SO4 को इस तरीके से यूज करते हैं कि सिर्फ वाटर जो बाहर वाला है वो ही जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, लिखना जा रहा हूं मैं, रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। जब मैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो A के अंदर नो वेट लॉस बोलूंगा, कोई वेट लॉस नहीं होगा। B के अंदर एक वाटर जाएगा, तो है ना, वहां पे वेट लॉस होगा भाई, होगा नहीं होगा। और C के अंदर भी वेट लॉस होगा, पर B और C में ज्यादा वेट लॉस किसके अंदर होगा, C के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि C के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल बाहर है 2 और B के अंदर कितने 1, तो जो बाहर का वाटर का मॉलिक्यूल है वो ही जाएगा। इस बेसिस पे अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की तरफ चलते हैं, उसका नाम है क्या? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखें, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म कब अपन एक्सप्लेन करते हैं, समझना। लिंकेज, यहां पे अपन लिंक्ड होने वाले एटम के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं। लिंकेज जो वर्ड यहां पे आया है, वो आया है किसकी वजह से? लिंक्ड होने वाले एटम की वजह से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनके सेम है पर लिंक्ड होने वाले एटम अलग अलग है। ऐसा जनरली कब देखा जाता है? व्हेन एम्बिडेंटेड ligands present when ambidented ligands present in complex। जैसे मैं बात करूं PT NH3 होल थ्राइस Cn, और यहां पे चार्ज +2 -1, तो यहां पे लिख दिया मैंने +1। यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है इसी की। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, चलो Cl भी बाहर लिख देते हैं, अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो PT.3NH3.Cn.Cl। इसकी दो पॉसिबिलिटी अपन साइनाइड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। देखिए यहां पे PT NH3 होल थ्राइस NC भी लिख सकते हैं, और बाहर क्या? Cl। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे PT2+ जो है वो साइनाइड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहां पे PT2+ जो है वो NC के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो तो कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या शो कर सकता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है ना। व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, सच कॉम्प्लेक्स, इसको नीचे लिख देते हैं, सच कॉम्प्लेक्स कैन शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स जो है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या हुआ, इस चीज को समझे। देखिए सबसे पहला तरीका तो है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ही इसका सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि देखो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से अपन यहाँ पे इसको स्प्लिटिंग अलग अलग होगी तो कलर अलग अलग आएगा, और कलर अलग अलग आएगा तो उस बेसिस पे अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक और तरीका है ज्योमेट्री देखने को मिलेगी चेंज आपको कैसे? NO2 नेगेटिव में, जैसे मेटल लिया आपने, इसको NO2 से जोड़ दिया, NO2 नेगेटिव नाइट्रो जो है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, और मेटल लिया अपन ने O नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O लिया, तो ज्योमेट्री के बेसिस पे भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ नाइट्रोजन के अराउंड ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, जबकि यहाँ नाइट्रोजन के अराउंड जो ज्योमेट्री है वो वी बेंट एंगुलर है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री के बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, स्प्लिटिंग और कलर के बेसिस पे भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अपन को सिर्फ ये चेक करना है कि उसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड है या नहीं है, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन से लिगेंड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अपन चलते हैं एक और आइसोमेरिज्म में अपने पास, कौन सा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आइसोमेरिज्म अपने कोर्स में नहीं है। देखें, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समझे? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises in compound containing complex cation as well as complex anion, ठीक है ना। किसमें आता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब आप तो टाइप देख लो, अगर ये दिख रहा है तो वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कॉम्प्लेक्स केटायन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है ना। मतलब दो कॉम्प्लेक्स हो, अब दो कॉम्प्लेक्स का मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट
ligands are present in different coordination sphere, तब जाके वो एक दूसरे के कौन से हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज हो जाएंगे। क्योंकि अपने पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो लाइगेंड वो यहां पे प्रेजेंट हो सकता है, वो यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखें एग्जाम्पल लिया मैंने PT NH3 होल 4 और PD Cl4। अब क्या करें, इंटरचेंज करेंगे तो देखेंगे यहां पे बन गया अपना क्या, PT NH3 होल थ्राइस Cl PT NH3 Cl3 PD बाय मिस्टेक। देखें यहां पे, फिर उसके बाद में एक और अपन बनाएंगे यहां पे, कौन सा बेटा, PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 PD NH3 होल ट्वाइस Cl2। फिर एक और बनाएंगे PT NH3 Cl3 और PD NH3 होल थ्राइस Cl। ठीक, फिर एक और बनाएंगे लास्ट PT Cl4 और PT NH3 होल 4। चार्ज की बात करें, PT का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नजर आ रहा है तो यहाँ +2 -2, यहाँ पे +2 आ गया ना बेटा, यहाँ हमारे +2 आ गया, -4 -2, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, उससे सॉल्व करेंगे। 0 -1 +1 +2 और 0 -3 -1 सही आ रहा है, रेशो सेम होगा तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बैठ पाएगा, रेशो डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आएगा। यहाँ देखिए +2 0 -2 0 +2 0 -2 0, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। फिर उसके बाद में +2 लिया, -3 -1 +2 लिया 0 और ये -1 +1 1:1 का रेशो है, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। फिर +2, फिर यहाँ क्या लिया अपन ने, -4 -2, फिर PD है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा, +2 0 +2। तो इनके रेशो सेम है तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इस वजह से ये एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो इस कंपाउंड के टोटल इसको कंसीडर करते हुए कितने कोऑर्डिनेशन आइसोमर बने, 4। पर अभी एक करिश्मा दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, PT NH3 होल 4 और PD की जगह ले लिया मैंने PT Cl4। तो अब इसके टोटल कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। कैसे बने, देखो PT NH3 होल 4 PD Cl4 PT Cl4 PD NH3 होल 4। अब अगर मैं PD की जगह PT लगा दूं तो ये दोनों एक जैसे और ये दोनों एक जैसे, तो इनको एक ही कंसीडर करेंगे, इन दोनों को एक और इन दोनों को एक कंसीडर करेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट में लिख दूंगा कितने, 2। अब इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक और लगाऊंगा, समझने की कोशिश करना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है ना। तो सिंपल सी एक ट्रिक लगेगी, उससे आंसर आ जाएगा। देखें, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ओवरऑल लिख दें अपन तो कोऑर्डिनेशन नंबर व्हेन सेंट्रल मेटल आयन इज डिफरेंट। ठीक है, यहां पे बात करें तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर इज इक्वल टू हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर डिवाइड बाय 2 व्हेन सेंट्रल मेटल आयन इज सेम। ठीक है ना, ये इस लेवल से ऊपर आज तक कभी पूछा है ना पूछ सकते हैं, ये मैक्सिमम लेवल है कोऑर्डिनेशन आइसोमर का जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और देखें एग्जांपल CrNH3
होल 6 CrCl6, मेटल सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो टोटल आइसोमर हो गए 3 इसको कंसीडर करते हुए। पर यही अगर मैं CrNH3 होल 6 COF6 लिख देता तो इसके आइसोमर हो जाते कितने, टोटल 6 हो जाते। क्यों हो जाते, क्योंकि अब मेटल क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, लिगेंड को इंटरचेंज करके देखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर यहीं फिनिश होता है। और आज अपन ने क्या पढ़ा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।